हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले हम जानेंगे मानव अपने जैसी संतानों को कैसे उत्पन्न करता है और क्या क्या इनके अंग इसमें सहायक होते हैं। माना कि बहुत ही ज़्यादा लोग इसको छोड़कर पढ़ देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता देंगे कि कैसे इसको अच्छे तरीके से जाना जाए और क्या होता है मानव रिप्रोडक्शन, ह्यूमन जनन, मानव में जनन किस प्रकार से होता है। तो हम बताते हैं कि दो मानव यानी कि जिनके मेल और फीमेल अलग होते हैं, दो मानव, एक नर और एक मादा गैमीट आपस में मिलकर अपने जैसी संतान जब उत्पन्न करते हैं तो वह कहलाता है मानव जनन। यानी कि दो जीव, नर एवं मादा, आपस में संयुग्मन द्वारा अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मानव जनन। और मानव होता है अपना जरायुजु, इसे कहते हैं बीबी पैरस यानी कि बच्चे देने वाला। जरायुज का मतलब होता है कि मानव बच्चे देता है, बच्चों को उत्पन्न करता है, संतानों को, अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करता है, ना कि अंडा देता है। अगर होता ओविपेरस तो इसे कहते हैं अंडयुज। अंडयुज का मतलब होता है ओविपेरस। मानव जो होता है वो होता है जरायुज यानी बीबीपेरस, जो बच्चे देता है, और अंडाणु जो जो होते हैं वो कहलाते हैं ओविपेरस। जैसे पक्षी होते हैं, बहुत से पक्षी होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं जो अंडों से अपनी संतानें उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर होती है बीबीपेरस। क्या होता है बीबीपेरस को हम बताते हैं आपको। बीबीपेरस में मानव आता है जब महिला यानी कि स्त्री या कोई मादा का अंडाणु नर के शुक्राणु से समेकन करता है। ये क्या होता है? नर गैमीट, या बोलेंगे नर युग्मक। और ये क्या होता है? मादा युग्मक। इसे गैमीट बोलते हैं, GAMETE, गैमीट। और ये भी गैमीट है आपका। तो ये होता है अंडाणु, ये पाया जाता है मादा में और ये उत्सर्जित होते हैं नर में। तो ये होता है अंड या एग बोलेंगे। और ये होता है आपका शुक्राणु, इसे हम बोलेंगे स्पर्म। ये होता है शुक्राणु, स्पर्म। जब नर गैमीट और मादा गैमीट आपस में समेकन क्रिया करते हैं और अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं तो इसे हम कहते हैं मानव जनन। तो मानव जनन का सबसे पहला होता है और मानव संतानें उत्पन्न करता है, ना कि अंडा। तो हम उसे कहते हैं जरायुज यानी बीबीपेरस। अगर अंडे उत्पन्न करने वाले प्राणियों में आता तो अंडयुज कहते हैं, इसे कहते हैं ओविपेरस। तो मानव होता है ओविपेरस। मानव कई प्रकार से अपनी क्रियाओं द्वारा, मानव में क्या होता है कि जनन अंग विकसित होते हैं और मानव अपनी कई क्रियाओं द्वारा इनको संतानों को उत्पन्न करता है। कई क्रियाएं होती हैं, ऐसे अचानक नहीं हो जाता है कि आज हमने संभोग क्रिया शुरू की और कल हमें संतान की प्राप्ति हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उसमें कई दिनों का समय लगता है, लगभग 270 दिन का समय लग जाता है। जब संभोग क्रिया या कहें फर्टिलाइजेशन की क्रिया ओवरी या अंडाशय में संपन्न हो गई हो, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जब अंड निषेचित हो जाता है, ये स्पर्म अंडाणु से मिलता है, तो उसके लगभग 270 दिन बाद हमें संतान की प्राप्ति होती है। मानव जाति के एक और नए जीव का निर्माण होता है। वो अब जीव स्त्री हो या पुरुष हो सकती है, मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है। तो हम बताते हैं कि जो नर में होते हैं, नर में यह परिपक्वता कब आती है, यानी कि वो इतने मेच्योर कब हो जाते हैं कि वो अपने जैसी संतानें उत्पन्न करें। तो नर में या कहेंगे मानव जीव में दो जातियां पाई जाती हैं, मेल और फीमेल। मेल में क्या होता है? मेल होते हैं वो क्या करते हैं? शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, और जो मादा होती है वो अंडाणु उत्पन्न करते हैं,
अंडाशय से अंड उत्पन्न करते हैं और ये शुक्राशय से शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये शुक्राशय है। शुक्राशय कई गुणन क्रियाओं और हार्मोन्स के स्रावन द्वारा बनते हैं। तो ये शुक्राशय से उत्पन्न होते हैं शुक्राणु। और अंडाशय, अभी अंडाशय आपके लिए जो महिला जनन अंग होते हैं या बोले मादा जनन अंग, वो अभी नहीं बनाए हैं, बस यहाँ पर ये बना हुआ है क्योंकि सबसे पहले आपको नर जनन अंग के बारे में जानना है। तो जान लेते हैं कि कैसे बनते हैं शुक्राणुओं का निर्माण। जब शुक्राणु ये पाए जाते हैं किसमें, मादा में, और ये पाए जाते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ ये नर में पाए जाते हैं और ये मादा में। लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में, 10 से 12 वर्ष की आयु में और 12 से 14 वर्ष की आयु में नर में शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है। और खास करके कई स्त्रियों में या छोटी सी उम्र की लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की आयु में अंड का निर्माण होने लगता है, वो भी अंडाशय से। शुक्राणु बनते हैं शुक्राशय से, अंड बनते हैं अंडाशय से। तो अंडाशय से जब अंड इस एज पर बन जाते हैं तो सबसे पहली स्टेज शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं मीनार्च। मीनार्च यह पहली अवस्था कहलाती है जब अंड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसमें, गर्भाशय के अंडाशय से। गर्भाशय का अंडाशय जब हो जाता है परिपक्व तो अंड बनने की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। किसमें, फीमेल में। फीमेल में अंड बनने की जब प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे हम कहते हैं मीनार्च। मीनार्च। और एक ऐसी अवस्था भी फीमेल में होती है कि अंड बनने की प्रक्रिया समाप्त भी हो जाती, क्योंकि फीमेल, मानव जाति में जो फीमेल होती है, मादा होती है, वो सारी जिंदगी के लिए बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती। उसकी एज 100 वर्ष है तो वो 100 वर्ष में संतानें, 100 वर्ष तक संतानें नहीं उत्पन्न करती है। तो लगभग 52 एज, जब वो कितनी हो जाए, 52 वर्ष की एज हो जाती है उसकी, तो उस समय 52 वर्ष की अवस्था में मीनोफेज कहती है। तब इस समय इनका जो मेंसुरेशन साइकिल होता है, यानी कि रजोधर्म, जो एक महीने में, हर एक महीने में रक्त का स्राव होता है, जिसे हम कहते हैं मेंसुरेशन साइकिल, यानी कि एमसी। एमसी वो होती है आपकी, बंद हो जाती है तो उसे कहते हैं मीनोफेज। यानी कि आपको बताते हैं कि जब मादा परिपक्व होती है, किसमें, मानव में, मानव की जो एक जाति होती है मादा, जब वो परिपक्व होती है तो यानी कि मेच्योर होती है, मेच्योर होने की एयर होती है 10 से 12 वर्ष, तब उनका पहली बार रजोधर्म स्टार्ट होता है, यानी कि मेंसुरेशन साइकिल चक्र चलता है, मेंसुरेशन चलती है। तो उस अवस्था को हम कहते हैं मीनार्च। पहली बार जब अंड निष्क्रिय होकर अपविघटित होता है तो वह क्रिया कहलाती है मीनार्च। और जब यह अवस्था ऐसी हो जाती है लगभग 52 वर्ष की आयु में, जब स्त्रियों का रजोधर्म, जिसे कहेंगे आप मेंसुरेशन साइकिल यानी कि एमसी, जब वो बंद हो जाती है, रक्त का स्रावन बंद हो जाता है, तो वो होती है लगभग 52 वर्ष की आयु। अगर इससे ज़्यादा उम्र की कोई भी मादा संतान को उत्पन्न करती है तो इसका ये कारण नहीं है कि इससे उबर हो नहीं सकती, हो सकती है, ये प्रकृति है, यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल भी हो सकता है, इम्पॉसिबल भी हो सकता है। तो पॉसिबल है कि 55 वर्ष 60 वर्ष में भी संतानें उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें ये मीनोफेज बंद नहीं होता, मीनोफेज की अवस्था नहीं आती। अब आ जाते हैं शुक्राणुओं में। 12 से 14 वर्ष, जब मानव जाति की दूसरी, मानव में जो दूसरी जाति पाई जाती है नर, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण 12 से 14 वर्ष की आयु में होने लगता है। इतनी एज में ये संतानें उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इस समय इतना अंगों का विकास नहीं होता है, जो महिला या पुरुष के इतने अंगों का विकास नहीं होता है कि वो अपने अंग द्वारा अन्य संतान को जन्म दे दे, क्योंकि उस समय शरीर का इतना विकास नहीं होता है ताकि एक नई संतान को जन्म दिया जाए। तो क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में समेकन करते हैं, यानी कि फर्टिलाइज करते हैं, तो बनता है जाइगोट। और जाइगोट ही क्या होता है, भ्रूण की पहली अवस्था होती है। जब किसी अंड को शुक्राणु फर्टिलाइजेशन कर देता है, निषेचित कर देता है, अगर ये शुक्राणु इससे समेकन कर जाए, मिल जाए,
तो ये अंड फर्टिलाइज होकर जाइगोट में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं युग्मनज, युग्मनज में बदल जाता है। और सबसे पहली प्रक्रिया अब बताते हैं, जब स्त्रियों में ये चीज़ें संपन्न होती हैं, तो इसको हम रब कर देते हैं, फिर आगे इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं, अब इसको जरा जो आप जान चुके हैं कि ह्यूमन विविपेरस है। अब आपको हम बताते हैं क्या होते हैं बदलाव। जब मानव, अब मानव की दो ही प्रजातियां हैं, एक स्त्री और दूसरी पुरुष। यहाँ पर लिखते हैं पुरुष, एक है स्त्री। ये दो जातियां होती हैं जिसमें मानव की जाति बटी रहती है। मानव एक अकेला और स्त्री पुरुष दो भागों में होता है। ये अलग जीव होता है, ये अलग जीव होता है। जब इसमें क्या होता है 10 से 12 से 14 वर्ष की आयु में मैच्योरिटी आती है, यानी कि वो इस लायक बन जाते हैं कि वो अपने जैसी संतानों को जन्म दे सकें। शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, शुक्राणु बनने लगते हैं। और 10 से 12 वर्ष की एज में अंड बनने की प्रक्रिया अंडाशय में शुरू होती है। अंडाशय में जो स्त्रियों का गर्भाशय होता है इस टाइप का, आपको बता देते हैं यहाँ पर छोटा सा बनाकर, लेकिन आपका मेन टॉपिक अभी स्टार्ट होगा, वो होगा आपका ये इस टाइप का होता है, एक अलग से ऊतक लगा होता है। ये यहाँ पर सर्विक्स होती है और ये होती है योनि द्वार, और यहाँ पर इसके भाग से जुड़ा होता है अंडाशय, एक इधर जुड़ा होता है अंडाशय। ये लगी होती हैं इसके थैलीनुमा संरचनाएं। ये इतना भाग कहलाता है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनियाँ, अंडवाहिनियाँ। ये गर्भाशय का मेन एरिया होता है, ये होता है योनि। यहीं पर संभोग क्रिया संपन्न होती है। ये अंडाशय है। अंडाशय स्त्रियों में 10 से 12 वर्ष की अवस्था में परिपक्व हो जाते हैं। वो अपनी स्किन, जो इसके ऊपर स्किन पाई जाती है, इसमें उपस्थित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा कुछ उभार उत्पन्न करते हैं। वो उभार धीरे धीरे यौक में बदलते हैं, यौक से अंड में बदल जाते हैं, और ये अंड चले जाते हैं यहाँ पर। ये अल्टरनेट निकलते हैं। अगर एक माह में इस अंडाशय से अंड निकला तो दूसरे माह में इस अंडाशय से अंड निकलेगा बाहर। तो जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है अंड बनाने के लिए, तो पहली अवस्था हमने आपको बताई कि वो होती है मीन आर्च, और जब समाप्त होता है तो मीनोफेज होती है। तो ये अवस्थाएं जब हो जाती हैं तो क्या बदलाव आते हैं। स्त्रियों की आवाज़, जो स्त्री होती है उनकी आवाज़ पतली हो जाती है, और जो नितंब पर बसा का जमाव हो जाता है, उनके जो मेन साइज होते हैं उनके में आकार में वृद्धि हो जाती है। स्तन ग्रंथियां फूलकर बड़ी हो जाती हैं। स्तन ग्रंथियां, पुरुषों में स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय रहती हैं, लेकिन महिलाओं में स्तन ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, फूलकर बड़ी हो जाती हैं। उनमें कोशिकाएं कई भागों में बटी होती हैं, इसलिए बड़ी हो जाती हैं क्योंकि संतान होने के बाद उसी से उसका पोषण होना है। ये उसमें बदलाव होते हैं। और कई लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है। गुप्त अंगों पर बाल उगाते हैं। ये होते हैं बदलाव किसमें, स्त्रियों में। पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में जब शुक्राणु बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है तो क्या होता है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। बच्चे यानी कि छाती पर बाल उगाते हैं और कई विभिन्न गुप्तांगों पर बाल उगाते हैं। और जो पाए जाते हैं उसके अंदर जो भी मतलब लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं उनका विकास हो जाता है। जैसे शिश्न का विकास हो जाता है, वृषण कोष बढ़ जाते हैं। शिश्न का विकास होता है, वृषण कोष भी बढ़ जाते हैं। तो शिश्न का विकास होता है, वृषण कोष भी बढ़ जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती। लेकिन जो स्तन ग्रंथियाँ चेस्ट पर पाई जाती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। किसमें, पुरुषों में। ये होता है मानव जनन का।
लेकिन इससे पहले इसमें क्या क्या अंग सहायक होते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से अंग है तो हम बोलेंगे, अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मानव जनन अंग, या बोलेंगे मानव के जनन में सहायक लैंगिक अंग। तो लैंगिक अंग दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो इसको रफ कर देते हैं और बताते हैं, ये यूरेटर बना रहने दें। इसके बाद में हम बताएंगे, हेडिंग आपकी डालेंगे यहाँ पर, मानव के जनन में सहायक अंग, सहायक लैंगिक अंग। ये होते हैं मानव के जनन में सहायक लैंगिक अंग, दो ही प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका डालेंगे प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। प्राथमिक लैंगिक जनन में क्या होता है कि एक हार्मोन स्रावित होता है, एक हार्मोन स्रावित होता है जिससे पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण और स्त्रियों में अंडाशय द्वारा अंड का निर्माण होता है। पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण होता है जो शुक्राशय में एकत्र होते हैं, और स्त्रियों में जो छोटे छोटे ये अंड बने हुए हैं, इन अंडों का निर्माण होता है। और ये अंड यहीं रहते हैं जब तक कि इनका फर्टिलाइजेशन या शुक्राणुओं से इनका क्रिया समेकन पूर्ण ना हो जाए, तब तक ये यहीं बने रहते हैं। तो इन्हें बोलते हैं अंड वाहिनियां या अंड नलिकाएं। तो प्राथमिक जनन अंग में सबसे होता है, क्या होता है आप बताते हैं। सबसे पहली लाइन होती है पीयूष ग्रंथि। एक पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, के अग्र भाग से स्रावित हार्मोन द्वारा। अब वो हार्मोन कौन सा है तो हार्मोन गोडाइनोट्रोपिन द्वारा पुरुषों व स्त्रियों में लैंगिक, पुरुषों व स्त्रियों में युग्मक का निर्माण होता है। अब युग्मक बताते हैं। जब हमारे प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होते हैं ऐसे अंग जिनसे हार्मोन का स्रावित न हो, ऐसे लैंगिक अंग जो हार्मोन बनाए, क्योंकि सबसे मेन चीज है अंड और स्पर्म। अंड और स्पर्म जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप चाहे जितना भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न कराना चाहे नहीं हो सकता है। संभोग को चाहे जितनी बार करें तो संतान की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होगी, आप संतान को अपने जैसी जन्म नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर युग्मक की बात है। गैमीट दो ही होते हैं, अंड और शुक्राणु। अंड और शुक्राणु, स्पर्म। तो युग्मक का निर्माण पुरुषों में गैडेनोट्रोपिन हार्मोन द्वारा और स्त्रियों में भी गैडेनोट्रोपिन हार्मोन द्वारा होता है। लेकिन इनमें एक अलग अलग अंग और पाया जाता है, इसमें हार्मोन्स और पाए जाते हैं। यहाँ होता है, ये होता है, कह रहा है स्त्री की बात, स्त्री, और ये कर रहा है पुरुष। आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से ऐसा समझा देंगे
कि आपके दिमाग में कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। मान लीजिए 100% वादा करते हैं, आपको ऐसा बता देंगे यहाँ पर, कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा कि मानव जनन अंग में कौन से हिस्से से क्या चीज़ उत्पन्न होती है और किसका क्या कार्य है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि ये अंड बनते हैं स्त्रियों में और स्पर्म बनते हैं पुरुषों में। क्यों बनते हैं तो भाई देख लीजिए, स्त्रियों में एक हार्मोन और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन के अलावा और हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन गर्भाशय को नियंत्रित और वृद्धि को संभाले रखता है और एस्ट्रोजन हार्मोन इस अंडाशय को अंड बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है और इसी पर स्रावित होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और भी हैं, लेकिन उसका जब हम मानव जनन तंत्र में मादा का जनन तंत्र पढ़ेंगे तभी हम आपको बताएंगे क्या होता है। पुरुषों में स्रावित होता है एंड्रोजेंस हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये वृषण से यानी टेस्टिस से, वृषण से प्राप्त होता है, स्रावित होता है, जिससे क्या होता है स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, जब युग्मक क्या कहता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग, यानी पीयूष ग्रंथि होती है जो अपनी मास्टर ग्लैंड, उसके अग्रभाग से स्रावित हार्मोन गैडोनोट्रोपिन द्वारा पुरुषों व स्त्रियों में युग्मक का निर्माण होता है। इस युग्मक को निर्माण करने में यानी युग्मक अंड, ये क्या है आपका अंड और ये आपका शुक्राणु, इन युग्मकों को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें कि ये तो मेन हार्मोन है गैडोनोट्रोपिन और दूसरा होता है गैडोनोट्रोपिन से बनते हैं अंड और शुक्राणु, महिला में अलग अलग, क्योंकि मानव जाति में दो ही जीव पाए जाते हैं, एक पुरुष और दूसरी स्त्री। उसके बाद में इसमें सहायक होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अंड बनने में ये भी हार्मोन सहायक होते हैं, लेकिन जब ये बनते हैं तो कुछ और भी हार्मोन्स आ जाते हैं, जैसे होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन यानी FSH। ये इसकी जो अंडाशय होता है, अंडाशय इसकी ऊपर की अधिचर्म को विकसित कर देते हैं, इनमें कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं, यहीं से निकलते हैं अंड और जो इसमें अंड वाहिनी में चले जाते हैं। एक महीने में इधर निकलता है, दूसरे माह में इधर से निकल कर अंड वाहिनी में जाता है और वेट करता है कि स्पर्म आए। अब स्पर्म आए और इसको फर्टिलाइज कर दे, फर्टिलाइज करने के बाद निषेचित करने के बाद अंड जाइगोट में बदल जाता है। फिर ये 2 से 3 दिन बाद यहाँ लुढ़क आता है, लुढ़कने के बाद गैस्ट्रुला भवन, ब्लास्टुला भवन, रोपड़, अपरा, प्लेसेंटा का निर्माण होने के बाद में पहले माह में बच्चे के अंग बनते हैं, फिर दूसरे माह में कंकाल का बनता है, दूसरी तिमाही में यानी लगभग 6 माह के अंदर बच्चे की धड़कन को सुना जा सकता है और अगले 3 माह में सिर्फ वृद्धि ही वृद्धि होती है। पहली तिमाही में क्या होगा, पहली तिमाही में विभिन्न अंगों का निर्माण होगा। सबसे पहले 2 ही 3 चीज़ें बनती हैं, जो होता है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, और बनता है हार्ट का निर्माण और रुधिर वाहिनियाँ प्लस रुधिर भी एक ही साथ में बनता है। तो 4-5 जो चीज़ें होती हैं वो पहले बनती हैं और साथ में फिर अंगों का विकास शुरू हो जाता है। हाथ पैर आँख नाक मुंह जो भी बनने होते हैं वो पहले तिमाही में बनते हैं। फिर हड्डियों का निर्माण होता है तिमाही के बाद में, यानी जो जब चौथा महीना आरंभ हो जाता है। चौथे महीने में आरंभ होने के बाद कंकाल का, शिशु के अंदर कंकाल का निर्माण होता है और तभी से उसकी हम हार्ट को एंडोस्कोपी द्वारा सुन सकते हैं, बच्चे की धड़कन को एंडोस्कोपी द्वारा सुन सकते हैं। फिर उसके बाद में प्रोसेस आती है बच्चे का विकास होना है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, शिशु का थोड़ा सा आकार होता है। तो अगली तिमाही में सिर्फ बच्चा विकास करता है। फिर आफ्टर लगभग 270 डेज के बाद में बच्चा दुनिया पर जन्म ले लेता है और एक नए मानव अपने जैसी संतान को उत्पत्ति कर देता है। तो इनमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये हो गए आपके प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। द्वितीयक लैंगिक जनन अंग होते हैं। तो द्वितीयक जो लैंगिक जनन अंग होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे
हो गया सबसे पहले शिश्न हो गया, यानी कि ये आपका दिख रहा है जो शिश्न है। उसके बाद में वृषण, और उसके बाद शुक्राशय, शुक्रवाहिनियाँ, गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, ये सब क्या है, द्वितीयक लैंगिक जनन अंग है। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग में सिर्फ हार्मोन्स का ही काम होता है, क्योंकि जब तक वो स्रावित नहीं होंगे तो स्पर्म और अंड दोनों युग्मक का निर्माण नहीं होगा। तो अब चलिए पढ़ते हैं द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो भाई वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि इस प्लेटफॉर्म पर ही आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। ये वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो अब डालेंगे हेडिंग आप ऐसे कि द्वितीयक लैंगिक जनन अंग, द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनसे कोई हार्मोन का स्रावन नहीं होता, ये बस जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इनके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीका हो सकता है, इनके बिना काम चल सकता है। लेकिन कुछ अंग बिल्कुल ही ना हो तो कोई काम नहीं चल सकता है। जैसे गर्भाशय में कहीं अंड गायब हो तब भी काम नहीं चलेगा, या फैलोपियन ट्यूब ना हो तब भी काम नहीं चलेगा। अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी ना कराएं तब तक। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि वो उलवेधन जो oocyte बन जाता है उसको यहाँ पर कृत्रिम विधियों द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ नेचुरल ये जो हम विधियाँ पढ़ रहे हैं ये होती है प्राकृतिक रूप से संतानों को जन्म कैसे दिया जाता है। तो द्वितीयक लैंगिक जनन में अंग में आ जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट महिला में लिखेंगे अंडवाहिनियाँ, वाहिनियाँ, अंडवाहिनियाँ। दूसरा गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय। तीसरा स्तन ग्रंथियां। एक एक पॉइंट को बिल्कुल आपको सामने रख देंगे। चौथा आपका शुक्रवाहिनियां, नहीं स्तन ग्रंथियों के बाद में अगर चलो बाद में लिख देंगे शुक्र वाहिनियां। शुक्र वाहिनियों के बाद में आपका आ जाता है नंबर 5 प्रोटेस्ट ग्रंथियां, यानी कि सहायता देने वाली ग्रंथियां। उसके बाद में आ जाता है शिश्न, शिश्न। नंबर 7 में अगला आ जाएगा आपका योनि। ये कुछ अंग होते हैं जो मेल फीमेल के कंबाइंड लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लिखे हैं। ये मेल फीमेल में पाया जाता है। अंडवाहिनियाँ सिर्फ किस में हो सकती हैं, स्त्रियों में। गर्भाशय स्त्रियों का ही होता है, क्योंकि एक अलग से पुरुषों में, स्त्रियों में एक पुरुषों की अपेक्षा अलग से एक प्लेसेंटा जिसे हम ऊतक कहते हैं, टिश्यू पाया जाता, प्लेसेंटा अपरा होता है। तो यहाँ पर स्त्रियों में एक अलग से कुछ टिश्यू पाया जाता है जो कहाँ पर होता है, हमारे स्टोमच, पेट के ठीक नीचे, दोनों किडनियों के बाजू में, दोनों किडनियों के मध्य में, जहाँ पर हमारे दोनों क्या पाए जाते हैं, ये जो अंग होता है, ये अंग होता है आपका, जहाँ पर हमारी किडनियाँ या कहते हैं वृक्क उपस्थित होते हैं जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो उनके ठीक बीच में, बीच का जो हिस्सा होता है नाभि के नीचे का, वहीं पर ये एक अलग से प्लेसेंटा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं गर्भाशय। और इसके ठीक नीचे का द्वार जहाँ पर संभोग प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम कहते हैं योनि। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। ये जो अंग हैं इनसे कोई हार्मोन का स्रावन नहीं होता है। तो इनसे हार्मोन का जब स्रावन नहीं होता है तो इन अंगों का जरूरत क्यों पड़ी। अंडवाहिनियाँ, अंडवाहिनियाँ पाई जाती हैं महिला में। ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है ये इतना ही एरिया अंडवाहिनियाँ कहलाती हैं। इसे एक और भाषा में कहते हैं फैलोपियन, फैलोपियन
ट्यूब, इसे फैलोपियन ट्यूब ही करते हैं। इस अंड वाहिनी में ही अंड का निषेचन स्पर्म के द्वारा होता है। जब स्पर्म यहाँ पर आगे बढ़ता है, जब स्पर्म इसको निषेचित कर देता है तो ये जाइगोट में बदलकर फिर आ जाता है गर्भाशय के मेन खाली स्थान पर। गर्भाशय, जब ये अंड वाहिनियाँ में निषेचित अंडा यानी कि जब निषेचित होगा, जब अंड और स्पर्म दोनों मिल जाएंगे, ये निषेचित अंडा है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जब उतर कर नीचे आता है तो जो मेन एरिया होता है जहाँ पर बच्चे का या भ्रूण का पोषण होना है और उसकी वृद्धि होनी है, उसके अंगों का विकास होना है, तो वो एरिया कहलाता है गर्भाशय। ये गर्भाशय है, ये एरिया होता है गर्भाशय। उसके बाद में स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियों का मतलब है फीमेल में एक पाई जानी बचुआ यानी कि चेस्ट पर पाई जाने वाली 2 ग्रंथियाँ जिनका विकास 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है, जिससे बच्चे को पोषण प्रदान किया जाता है। दुग्ध स्रावित होता है उन ग्रंथियों से, उन्हें हम कहते हैं स्तन ग्रंथियाँ। ये पुरुषों में निष्क्रिय होती हैं, बिना काम की होती हैं, लेकिन स्त्रियों में सक्रिय होती हैं, जिनसे वो बच्चे को अपने क्या होती है न्यूट्रिशन देती हैं। शुक्रवाहिनियाँ, ये सिर्फ मेल में पाई जाती हैं। शुक्राशय, ये शुक्रवाहिनियाँ होती हैं जिनमें स्वखलित होता है यानी कि स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है, तभी स्पर्म यहाँ से निकलकर बाहर आता है यानी कि शिश्न द्वारा त्याग दिया जाता है। उसके बाद में प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ होती हैं जो ये सहायता प्रदान करती हैं किसके लिए, ये सहायता प्रदान करती हैं हार्मोन का उत्सर्जन करने के बाद। इनसे होता है एंड्रोजेंस हार्मोन का उत्सर्जन, और ये स्पर्म को गति प्रदान करने और उनकी सुरक्षित रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन्हें प्रोटेस्ट का मतलब ही होता है सहायता प्रदान करने वाली। शिश्न, संभोग प्रक्रिया में शिश्न जिसे हम इंग्लिश में पेनिस कहते हैं, ये होता है संभोग प्रक्रिया का एक मतलब ऐसा भाग जो सिर्फ संभोग और मूत्र त्यागने के काम आता है। ये सिर्फ मेल में पाया जाता है, स्त्रियों में शिश्न नहीं होता है। तो मेल में एक अलग से जो टिश्यू पाया जाता है जिसमें ब्लड के अन्य खाँचें पाई जाती है, जिसमें कुछ होती हैं। सेक्स प्रक्रिया के दौरान उन खाँचों में यहाँ पर जो थोड़े से बैक्वल स्थान पाया जाता है उसमें आकर ब्लड बढ़ जाता है और ये एक कठोर पेशी के रूप में बदल जाता है। उसके बाद में आ जाता है योनि द्वार। ये पुरुष जिस स्थान पर शिश्न द्वार में प्रवेश करता है, इस स्थान पर शिश्न योनि में प्रवेश करता है वो कहलाता है योनि। जिस स्थान पर महिला स्त्री के जो पेनिस होता है, शिश्न होता है, प्रवेश करता है शुक्राणु को सीमन को त्यागने के लिए, वो कहलाता है योनि। ये होते हैं मादा या कहेंगे मानव में द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। तो अब इन बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, जानेंगे नर जनन तंत्र में क्या चीज़ है, कैसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है और कैसे इनको त्यागा जाता है, किस विधि द्वारा या किस प्रक्रिया द्वारा शुक्राशय बनते हैं और कब इनको त्यागने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर बोलेंगे कैसे निर्माण होता है, किस विधि द्वारा त्यागा जाता है, कौन कौन से सहायक अंग हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसको रफ कर देते हैं। अब इसको हम रफ कर देंगे क्योंकि अब हमें केवल पढ़ना है मानव जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या बोलेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में आगे लिख देंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल में क्या कौन से जनन तंत्र पाए जाते हैं, तो अब हम लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला, एक जोड़ी वृषण,
यानी कि टेस्टिस, इसको हम लिखेंगे टेस्टिस। नंबर 2 शुक्र वाहिनियां। नंबर 3 होगा आपका मूत्राशय। नंबर 4 आपका होगा सहायक ग्रंथियां। इतनी चीजें अभी भी इसमें बाकी है। नंबर 5 सहायक ग्रंथियों के अंदर भी और एक और भूल गए हैं, सहायक ग्रंथियों को बाद में लिखते हैं, तो पहले हम शिश्न को लिख लेते हैं। नंबर 4 शिश्न। अब नंबर 5 में लिखते हैं सहायक ग्रंथियां। इसमें पहला होता है शुक्राशय, जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उतनी ही बता रहे, वरना इस सिस्टम को पढ़ते पढ़ते 4-5 महीने लग जाएंगे अगर आप इस लेवल का पढ़ेंगे जिस लेवल में आपको पीएचडी करनी हो। अभी तो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना है, तो जितना है उतना ही पढ़ना है। मोर स्टडी के लिए करेंगे आप, जैसे जैसे आपके माइंड का विकास होगा, हीरे को धीरे धीरे तराशा जाता है। एकदम तराशेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, उसमें खुरदरेपन आ जाएगा। तो आप एक हीरे के माफिक अपने माइंड को समझिए। जब तक आप धीरे धीरे तराशे जाएंगे तो चमक ज़्यादा होगी, और जब धीरे धीरे चमक ज़्यादा उत्पन्न होगी तब आपकी क्वालिटी दिखाई देगी। ऐसे ही धीरे धीरे जानेंगे, एकदम नहीं जानेंगे किसी के क्योंकि आपको अपने सिलेबस को भी अपने माइंड में रखना है, सभी कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगला हो जाएगा बी प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि ये इतने होते हैं, लगभग इतने भाग होते हैं जो पुरुष के यानी कि नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं, जिनका मेन कार्य होता है, इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसमें टेस्टिस है, शुक्रवाहिनियां, मूत्राशय हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके इनसे उत्सर्जित होने वाले हार्मोन्स और इनकी क्रियाविधि को पढ़ेंगे। तो अब क्या करते हैं, एक जोड़ी वृषण टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। टेस्टिस क्या होते हैं और इनका कार्य क्या है, ये किस प्रकार से जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं, इनका तो मेन इंपॉर्टेंट कार्य है। तो हम बताते हैं आपको टेस्टिस का, यानी कि वृषण कोश में जो वृषण उपस्थित होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं जो बचपन में तो हमारे उदर में उपस्थित होते हैं, लेकिन जब जन्म ले लेते हैं उसके कुछ समय बाद ही ये उतर कर नीचे आ जाते हैं। एक झिल्ली नीमा कोशिका में 2 हिस्सों में बटे होते हैं, जिसके ऊपर आवरण, रोम युक्त आवरण पाया जाता है। और ये दोनों कोशिकाएं, सभी पुरुषों और स्त्रियों को इस बारे में जानकारी होती है कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होते हैं, उनमें एक कुछ भाग अधि वृषण भी पाया जाता है। तो वृषण का कार्य क्या होता है कि जोड़ी वृषण का कार्य है ये स्पर्म को बनाते हैं। वृषण में क्या होता है, संयोजी ऊतक की कोशिकाओं का एक अपर भंडार होता है, जिनके 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 परतें होती हैं वृषण में। ये जो मेन वृषण है, अधि वृषण को छोड़कर संयोजी ऊतक के 3 परतें पाई जाती हैं, जिनमें संयोजी कोशिकाओं का भंडार होता है। संयोजी कोशिकाएं जब क्या करती, निरंतर विभाजित होती हैं। संयोजी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती हैं, ऐसे करके, ऐसे ये कोशिकाएं हैं, इनमें कोशिकाओं का अपर भंडार होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। तब इनकी लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं और होती हैं अंतरास्तरीय कोशिकाएं, द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता, पुरुष हार्मोन, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। इन कोशिकाओं को धीरे धीरे विभाजित होने के बाद किस में बदल देती हैं, शुक्राणुओं में। शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। कहाँ होता है शुक्राणुओं का निर्माण,
टेस्टिस में जो वृषण कोश होते हैं इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसके द्वारा? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित पुरुष हार्मोन, पुरुष सेक्स हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन द्वारा हार्मोन का स्रावन होता है। इस वृषण के ऊपर एक थोड़ा सा ये जो हमने कलर्ड कर रखा है भाग, इसे हम कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण का कार्य होता है शुक्राणुओं को कुछ मात्रा में पोषण और रास्ता प्रदान करना। ये परिपक्व अवस्था में लाते हैं, जो स्पर्म बन जाते हैं, ये जो स्पर्म बनते हैं इनको क्या लाते हैं? परिपक्व अवस्था में लाते हैं। जब लीडिंग कोशिकाओं द्वारा हमारे क्या बन जाते हैं? स्पर्म बन जाते हैं, ये लाते हैं, इसको परिपक्व अवस्था में पोषण प्रदान करते हैं। अधिवृषण क्या करते हैं? इनको ऊपर की ओर धकेलते हैं, यानी कि रास्ता दिखाते हैं कि स्पर्म को कहाँ जाना है। यहाँ इस नलिका द्वारा जो होती है, कौन सी नलिका? शुक्र वाहिनी। जब अधिवृषण से शुक्राणु निकल कर कहाँ पहुँचते हैं? शुक्राशय में। तो ये पतली होती है नलिका जिसे हम कहते हैं शुक्राशय। तो सबसे पहली बात आ जाती है आपकी यहाँ पर कि एक जोड़ी वृषण। वृषण में क्या होता है? लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं और वृषण में कोशिकाओं का यानी कि संयोजी ऊतक का कई स्तरीय परत पाई जाती है, जो कोशिका विभाजन द्वारा कई हिस्सों में बढ़ जाती है। जब ये कई हिस्सों में बढ़ जाती है तो वो कोशिकाएं धीरे धीरे, जब लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं तो ये कोशिकाएं स्पर्म में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? शुक्राणु में बदल जाती हैं। अब ये हो गया एक जोड़ी कोशिकाएं क्या करते हैं? टेस्टिस, इसमें करते हैं आपके शुक्राणुओं का निर्माण। और इसी में एक जोड़ी होता है अधिवृषण। अधिवृषण भी होता है, जो हम शायद लिखना भूल गए, लेकिन हम लिखे देते हैं अधिवृषण। यहाँ पर इस मार्कर से तो लिखना, पेन से लिख ही नहीं सकता है। अधिवृषण। अब इसी से एक सफ़ेद थैली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम अधिवृषण करते हैं, और शेष भाग यहाँ पर जो वृषण का होता है उसमें एक तरल द्रव पाया जाता है जो विभिन्न आघातों से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि चोट लगने पर उसको बचा लेता है। किसी चीज़ से अगर चोट लग जाती है तो उसके सुरक्षा प्रदान हो जाती है वृषण की। इसमें एक तरल द्रव भी पाया जाता है। अधिवृषण जो शुक्राणु हैं उनको रास्ता प्रदान करता है कि आपको भाई इन कोशिका में जाना है। तो ये होती हैं शुक्र वाहिनियाँ। अधिवृषण से निकलकर शुक्राणु पहुँचते हैं हमारे कहाँ पर? शुक्र वाहिनियों में। और शुक्र वाहिनियों में क्या होती है? शुक्र वाहिनियों में एक गति होती है जिसे हम कहते हैं तरंग गति। तरंग गति। अगर ये गति ना हो तो नीचे से शुक्राणु कैसे ऊपर चलें? तो जैसे ही नीचे से शुक्राणु शुक्र वाहिनियों में पहुँचते हैं, ये लगभग 6 मीटर लंबी नलिका होती है। 6 मीटर तक होती है। 6 मीटर लंबी नलिका होती है शुक्र वाहिनी की, और इससे चढ़कर कहाँ पहुँचते हैं हमारे शुक्राणु? शुक्राशय में। अब शुक्राशय में जब पहुंच जाते हैं तो उससे पहले हमारे पास आ जाता है मूत्राशय या मूत्र मार्ग। तो शुक्राशय से पहले हम बोलेंगे मूत्र मार्ग। इसको हम बताते हैं। मूत्र मार्ग एक 6 से 8 सेंटीमीटर नलिका होती है जिसमें हमारा मूत्राशय जो होता है वो किससे? किडनियों से निकलकर, ये 2 किडनियाँ लगी होती हैं, इनसे निकलकर मूत्राशय में जमा होता है। इनका कार्य कुछ नहीं है, बस शिश्न तक मूत्र को बहाव के साथ लाता है। उसके बाद में आ जाता है शिश्न। शिश्न का कार्य है कि ये सिर्फ इसके 2 कार्य होते हैं कि जनन प्रक्रिया के समय ये संभोग क्रिया करने के काम आता है और उसके बाद में मूत्र को त्यागने का कार्य करता है। शिश्न का सीरा कनेक्ट होता है प्रोस्टेट कोशिकाओं से, यानी प्रोस्टेट जो ग्रंथियां होती हैं उनसे कनेक्ट होता है। अब शुक्राशय में जो भी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं वो यहीं पर बनी रहती हैं शुक्राशय में, और शुक्राशय में स्पर्म का ही निर्माण होता है। सहायक ग्रंथियाँ। अब मेन काम शुरू होता है। सहायक ग्रंथियों में आता है आपका शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ। ठीक है, प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ और शुक्राशय आता है। इसके बाद में आपका अगर कुछ भी बनेगा तो वो होगा 6वां भाग वीर्य। वीर्य यानी कि इसे बोलते हैं सीमेन। सीमेन बोलते हैं। ठीक है, वीर बनेगा आपका। तो वीर कैसे बनेगा तो हम बताते हैं आपको कि
अंड वृषण कोश से सर्टोली और लीडिंग कोशिकाओं द्वारा जो भी बने हैं शुक्राशय, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, शुक्राशय में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या? शुक्राणु निकलकर क्रमाकुंचन गति द्वारा, किसकी गति द्वारा? क्रमाकुंचन गति द्वारा। और ये गति किस में पाई जाती है? शुक्र वाहिनियों में। शुक्र वाहिनियाँ धीरे 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 अपने गति करती रहती हैं, हमेशा मोशन में रहती हैं, और ये पहुंचा देती हैं शुक्राशय में शुक्राणु को। अब शुक्राशय में एक तरल द्रव पाया जाता है। ये आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी शुक्राशय। सहायक ग्रंथियाँ आप डालेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे शुक्राशय। शुक्राशय में एक पाया जाता है तरल द्रव। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है। अधिवृषण और वृषण ने तो अपना काम कर दिया, शुक्राणुओं को बना दिया। उसके बाद में शुक्राशय में पाया जाता है 60 से 70% ये 60 से 70% ये वीर्य का भाग बनाता है, 60 से 70% वीर्य का भाग होता है। वो होता है चिपचिपा तरल पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ। और इस चिपचिपे पदार्थ में आखिर क्या होता है? क्योंकि स्पर्म को जितने भी मतलब है मेच्योर हो चुके हैं, वो स्पर्म को मोस्टली देख ही चुके हैं, किसी ना किसी वजह से उन्होंने किसी ना किसी कारण बस देख जरूर लिया होगा। तो यहाँ से 60 से 70% वो किसका भाग बनाता है? वीर्य का। वीर्य यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन त्यागा जाता है पुरुषों द्वारा, वीर्य त्यागते हैं किसमें? स्त्रियों की योनि में त्यागते हैं, तो उसका 60 से 70% चिपचिपा भाग बनाता है। इस चिपचिपे भाग में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी होती है फ्रक्टोस उपस्थित। ये एक प्रकार की क्या है? शर्करा है, फ्रक्टोस होती है उपस्थित। उसके बाद में होता है प्रोस्टाग्लैंडिस और एक और इसमें प्रोटीन पाई जाती है सीमेनोजिनेसिस। एक प्रोटीन आपकी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेनोजिनेसिस। ये सभी चीजें मिलकर वीर्य का 60 से 70% भाग बना देती हैं। किसमें? शुक्राशय में। ये सभी शुक्राशय में उत्सर्जित होती हैं और ये वीर्य का 60 से 70% भाग बनाती हैं, जिसके कारण वीर्य को ऊर्जा, शक्ति, पोषण, ताकत प्रदान होती है। यानी कि वीर्य में उसमें क्या होता है? स्पर्म। और इस स्पर्म में 60 से 70% भाग कौन बनाता है? एक चिपचिपा पदार्थ। निकालता कौन है? शुक्राशय। ये जो एक पत्ती नुमा संरचना है, इस शुक्राशय से ये 60 से 70% भाग उत्सर्जित होता है और ये स्पर्म का 60 से 70% भाग बनाते हैं। चिपचिपा होता है, इसमें फ्रक्टोस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिस प्रोटीन होती है और एक सीमोनोजिनेसिस प्रोटीन होती है। ये क्या करते हैं? स्पर्म को ऊर्जा और गति प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद में ये निकल कर आना है किस ग्रंथि में? प्रोटेस्ट ग्रंथि में। किस में? प्रोटेस्ट ग्रंथि में। अब प्रोटेस्ट ग्रंथि का काम है, ये कुछ एंजाइम और हार्मोन स्रावित करती है ताकि स्पर्म का स्कंदन ना हो, क्योंकि चिपचिपा पदार्थ बहुत जल्दी स्कंदित हो जाता है, जम जाता है। स्कंदित ना होने के लिए प्रोटेस्ट ग्रंथियां भी सहायता करती हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथियों का क्या कार्य है आपको बताते हैं। अब आपका आ जाता है सेकेंड पॉइंट। इसमें वीर्य को हम बाद में लिख दें तो सहायक ग्रंथियों का पहला भाग हो गया। पहला भाग था आपका शुक्राशय और दूसरा आपका था प्रोटेस्ट ग्रंथियां। प्रोटेस्ट ग्रंथियां ये आपके दो भाग थे। शुक्राशय में बता दिया सर 60 से 70% क्या निकला था? फ्रक्टोज था उसमें, और था प्रोस्टाग्लैंडिस और एक था आपका सीमेनोजिनेसिस
सिस, ये आपकी प्रोटीन थी। इस प्रोटीन के कारण वो तरल भाग बना जो था चिपचिपा। कैसा था? चिपचिपा। अब चिपचिपा पदार्थ जम सकता है तो उसके लिए आगे ये शुक्राशय में प्रक्रिया संपन्न हो गई। इसी के कारण क्या होता है, जो हमारे स्पर्म बनते हैं, स्पर्म, इसको ऊर्जा प्रदान होती है और स्पर्म का निर्माण हुआ था वृषण से। ऊर्जा प्रदान होने के बाद जब ये आते हैं प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट ग्लैंड पास आते हैं, जो ग्रंथि होती सहायक, उसका कार्य क्या है ये बताते हैं। अब इस ग्रंथि के पास आ गए। कौन सी ग्रंथि है ये? प्रोटेस्ट। तो चिपचिपा भाग कहीं नलिकाओं में जम ना जाए तो उसके द्वारा स्रावित होता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है सिट्रेस। सिट्रेस हार्मोन ऑफ इमाइलोज, इमाइलोस। ये हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होता है डिजन होता है। ये हार्मोन स्रावित होते हैं सिट्रेस, इमाइलोस। अगर इनको नहीं याद रखते तो ये हार्मोन्स को हटा दीजिए। सिट्रेस और इमाइलोस हार्मोन्स को आप याद रख सकते हैं क्योंकि इनके नाम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। जैसे यहाँ लिखा था सीमेनोजेनेसिस, तो इसको यहाँ पर तो हटा के ऊपर लिख दिया आपने। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट ग्रंथियों से सिट्रेस और इमाइलोस हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये एक तरल पदार्थ है जो क्या करते हैं कि जो स्पर्म हमारे बन गए, इनके आसपास सभी क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। इस चिपचिपे पदार्थ का स्कंदन यानी जमाव, थक्का बनने से रोकने के लिए ये स्रावित होते हैं। अब ये स्पर्म आ जाता है कहाँ पर? मूत्र मार्ग में, और वो एरिया कहलाता है शिश्न, मूत्र मार्ग का एरिया, जिसके द्वारा वीर्य को त्यागा जाएगा, सीमन को त्यागा जाएगा। तो वीर्य, अब अगली नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी वीर्य यानी कि सीमेन हेडिंग होगी। तो वीर्य होता है, इसमें स्पर्म की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटीन तो आप जान ही चुके हैं, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिस और सीमेनोजेनेसिस होती है। और जब भी कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें मनुष्य की पहचान कराई जाती है, जैसे कोई भी अनहोनी घटना होती है, रेप जैसे घटनाएं हो जाती हैं, बलात्कार जैसी घटना हो जाती है, उस समय फ्रक्टोज और ये प्रोटीन ही देखी जाती है क्योंकि ये प्रोटीन, इन प्रोटीनों में ही हमारे जेनेटिक कोड यानी डीएनए, आरएनए उपस्थित होते हैं। इनके द्वारा ही पहचान की जा सकती है। तो आगे बता देते हैं वीर्य। मनुष्य लगभग होता है जिसका पीएच मान होता है। मनुष्य एक पदार्थ त्यागता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, जिसे हम सीमेन या वीर्य कहते हैं, जिसका पीएच मान यानी कि जो थोड़ा क्षारीय होता 7.3 से लेकर 7.4 के बीच का होता है, और लगभग एक बार में 4 से लेके 40,000 से लेके 40 करोड़ तक का क्या कर सकता है, स्पर्म को त्याग करता है। यह एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है, वो भी किसके कारण? फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिस और सीमेनोजेनेसिस के कारण ये हो जाता है। वीर्य जब त्यागता है तो उसके त्यागने का स्थान होता है महिला में उपस्थित एक विशेष अंग जिसे हम कहते हैं योनि या वेजाइना। योनि में जब वो त्याग देता है तो स्पर्म फिर किस पर चढ़ते हैं, जाते हैं मेन भाग में पहुंचते हैं, गर्भाशय के गर्भाशय से फिर वो पहुंचते हैं जिस ओर हमारा अंडाशय उपस्थित होता है महिला के गर्भ में। महिला के गर्भ में जो प्रत्येक माह अंड बनता है उसमें उसके पास पहुंचकर अंड को फर्टिलाइज करता है, फिर अंड बन जाता है जाइगोट में। जाइगोट से धीरे धीरे उसकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है। जब 16 कोशिकाएं बन जाती हैं लेकिन आकार नहीं बढ़ता है अंड का, तो वो धीरे से उतरकर कहाँ आ जाते हैं, गर्भाशय में। फिर उसमें शुरू होता है ग्लास्टुला, फिर होता है ब्लास्टोसील बनती है। ब्लास्टोसील में एक कोशिकाएं लीडिंग में आ जाती हैं, फिर वो क्या होती हैं, माता के गर्भाशय से चिपक जाती हैं और अपरा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अपरा जब बन जाता है तो बच्चे को मिल जाता है पूरी तरीके से पोषण, भ्रूण फिर अब आकार में वृद्धि करना शुरू कर देता है और विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नर जनन तंत्र, आप, मुझे यकीन है कि आपको ये बातें सभी समझ में आ गई हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, क्योंकि बहुत सी क्लासों में इनको छुड़वा दिया जाता है, लेकिन हमने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया और कोई भी ऐसी बलगर बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप बात को समझ जाएंगे।
समझने के लिए आप अगर पढ़ाई के स्टेटस से पढ़ते हैं तो फिर आपको इनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने वैसे कुछ मजाकिया तौर में पढ़ते हैं तो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ताकि आप उसको मजाकिया तौर में ले रहे हैं। बस अपने काम से काम यानी कि पढ़ने से मतलब रखें तो आप विशेष अंगों को भी पढ़ सकते हैं, जिनका हम मतलब है इस समाज को, अपनी संस्कृति को देखते हुए, जिनको हम जो आंतरिक प्रक्रिया होती है उस तौर पर रखते हैं। खुलेआम नहीं इस चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, हर बात के बारे में जानना है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो इस बात को जानते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।